प्रकाश सिंह जी, भगवान जी भाई और मेरे अन्य मित्रों, प्रकाश सिंह जी ने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जो काम किया है वो सच में बहुत ही अनूठा है। बहुत ही उन्होंने विशाल कदम इसको उठाया और इस विशाल कदम के जो यूजर्स हैं, हम लोगों ने उसको देखा। और बड़े दुख की बात यह है कि इतनी मेहनत और इतना अच्छा सजा सवर के जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। पुलिस जो पहले थी, अगर 1903 में पुलिस की परिस्थिति खराब थी तो आज तो उससे कहीं ज्यादा खराब है। अगर ब्रिटिश सरकार उसी तरह से केसेस बनाती एक्टिविस्ट पे जो कि आज की सरकार बना रही है, तो शायद भारत कभी स्वतंत्र होता ही नहीं। आज कोई भी डिसेंट कर लीजिए, अब जैसे 85 इयर्स के स्टैनली स्वामी और व्यवहारा राव 80 इयर्स से ज्यादा के हैं, और कम से कम अनेक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी विचारधारा व्यक्त की, और उस विचारधारा के उपरांत यदि हिंसा हो गई तो उन्होंने बोला कि आप भी हिंसा में शामिल हैं। ये सब किसके इशारे पे हो रहा है? निश्चित रूप से पुलिस के इशारे पे हो रहा है। बात को बतंगड़ बनाने का जो सिस्टम है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें राजनीतिक पहलू है। अब आप एक्टिविस्ट का केस देख लीजिए। जब बीजेपी की सरकार मुंबई में थी तो उस समय एक्टिविस्ट के ऊपर केस किया गया और अनेक इन लोगों को जो भीमा कोरेगांव राइट्स हैं उन सब में अरेस्ट किया गया। जब बीजेपी की सरकार गई और उसके बाद एनसीपी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि ये केस सही नहीं है और उन्होंने कोशिश की इस केस को बंद करने की। लेकिन जैसे ही इस केस को बंद करने की बात आई, उसी समय बीजेपी के जो रूलर्स थे दिल्ली में, शायद उनको भाया नहीं ये बात, और उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उन्होंने पूना पुलिस से वो केस अपनी तरफ ट्रांसफर करा लिया। और उसके बाद जो है, जिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन चाहिए था उस ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया गया। अब इससे विदित है कि इन्वेस्टिगेशन के पूरे मैटर्स में किसी तरह से एक राजनीतिक हाथ रहता है जिसे कहते हैं इनविजिबल हैंड। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह जी के जो जजमेंट हुआ था उसमें साफ लिखा था कि पुलिस एक स्टैट्यूटरी फंक्शन करती है, वो एक तरह से जज का काम करती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, एक तरह से वो जज का काम करती है। और जज का अगर वो काम कर रही है तो फिर इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की क्या मतलब, कोई स्कोप ही नहीं है। उन्होंने ये कहा, ये तो सिर्फ राज्य सरकार का जो पावर है वो सिर्फ पुलिस फोर्स के एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन कौन सा केस कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए ये तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं और पुलिस अधिकारी हैं वो उनके जो है स्वेच्छा पर निर्धारित होता है कि किस केस में कैसे बात है। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि केस पूरी की पूरी तरह से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो रहा है तो साफ विदित है कि पुलिस फोर्स जो है पॉलिटिशियंस के इशारे पे काम कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो धारणा व्यक्त की गई कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस फोर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन पुलिस फोर्स किस तरह से काम करेगी, कैसे करेगी, केस में निर्णय देगी नहीं देगी, वो एक तरह से जज की तरह काम करती है। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर में है, लेकिन जजमेंट जज कैसे देगा वो तथ्यों के आधार पे वो जजमेंट देता है। वही सिद्धांत जो है पुलिस फोर्स पे भी लागू होता है। अब जिस तरह से पूरा का पूरा ये धराशायी हो गया है तो ये चिंता का विषय है। और 1903 में जैसे प्रकाश सिंह ने कहा उससे कहीं ज्यादा बुरी परिस्थिति आज हो चुकी है। ब्रिटिश टाइम्स में लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार था और काफी कुछ जो है पुलिस मेरिट पे काम करती थी। ब्रिटिश सरकार अगर एट्रोसिटी करती थी वो कुछ हद तक है, हमारी हिस्ट्री बुक्स जो है बहुत सारा उसको बढ़ा चढ़ा के लिखती हैं, लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार के टाइम में पुलिस की फंक्शनिंग देखी जाए और आज के टाइम में देखी जाए तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अपना दिमाग लगा के इसका उत्तर दे सकता है। सबसे बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह जी का जो जजमेंट था कि केस का जो जजमेंट था उसमें उन्होंने एक मूलभूत सिद्धांत उन्होंने उसका ध्यान में नहीं रखा, और वो ये था कि अगर जो लोग पुलिस फोर्स को ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जो उसका अंजाम दे रहे हैं, अगर उनकी नकेल राज्य सरकार के हाथ में है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल होना ही था। और वो हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि स्थिति जो और बदतर हो गई। कल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि किस तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी लिबर्टीज जो है उस पे जो है आंच आ जाती है।
ये आंख खोलने वाली बात है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इतने दिन बाद, इतने दिनों से लोग अरेस्ट होते जा रहे हैं, गलत केस में फंसाए जा रहे हैं, बदले की भावना से काम हो रहा है, उनको निशाना देके उनके ऊपर केस किया जा रहा है। कभी तक जो है कोई किसी कुछ खास नहीं आया। पहली बार जो ये अर्नब गोस्वामी का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और साफ साफ कहा कि राज्य सरकार और पुलिस को के कंट्रोल जो है इस तरह से लोगों को गलत ढंग से अरेस्ट करने में किया गया है। ये एक आंख खोलने वाली बात है। अर्नब गोस्वामी का बहुत बड़ा केस था, वो बहुत बड़े आदमी है, उनको तो हियरिंग मिल गई सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में, लेकिन उनके जैसे लाखों लोग रोज पुलिस से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका कोई भी सुनने वाला नहीं है। उनको जेल में डाल दिया जाता है, महीनों जेल में रहेंगे, बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत होगी, फिर उसके बाद कई वर्ष लग जाते हैं उनको उस केस से लड़ने में, या तो फंसते हैं या तो निकलते हैं। ज्यादातर लोग निकल जाते हैं क्योंकि केस जो है झूठा है, वो झूठा होता है। तो जब पूरी की पूरी नकेल राज्य सरकार के हाथ में, तो पुलिस रिफॉर्म किस बात का? कई बहुत कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे हैं। पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी है, आज तक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का कानून महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बना, और भी सरकारों में, राज्य सरकारों में बना है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट का अमेंडमेंट किया गया। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। और आज तक एक भी मैटर अगर देखा जाए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के कहने के बाद, अगर कोई भी बड़ा मैटर में किसी पुलिस वाले को अगर उसने गलत केस बनाया है तो उसमें कुछ नहीं हुआ। अब जैसे मुंबई पुलिस और राज्य डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इनके खिलाफ कितने स्ट्रिक्चर्स निकलते रहते हैं कि इन्होंने गलत किया, ये किया, कुछ नहीं होता। ये कंप्लेंट अथॉरिटी किस नाम की है? स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, ये किस नाम का है? किसी को नहीं पता। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, जो कि कागज पे रहते कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या है इनकी इंडिपेंडेंस? जब चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के कहने पे पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है, अमुक आदमी एक जगह जा रहा है, दूसरा एक जगह जा रहे हैं। कितने मैं देखता हूं आईपीएस ऑफिसर्स इतने ईमानदार, इतने कार्यक्षम, लेकिन साइड पोस्टिंग्स में पड़े हुए हैं। कोई ट्रेनिंग में है, कोई रूल्स एंड मैनुअल में है, कोई जो है मोटर ट्रांसपोर्ट में है। इस तरह से जो जो टोटल साइड ब्रांच है, उनकी जिंदगी पूरी की पूरी साइड ब्रांच में निकल जाएगी। और जो चहेते ऑफिसर्स हैं वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग के अच्छे डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। पुलिस कमिश्नर बनेंगे तो हमेशा हाई लेवल की पोस्ट पुलिस कमिश्नर की बनेगी, जहां पे करप्शन का बहुत बड़ा स्कोप है, जहां बहुत सेंसिटिव पोजीशंस है, जहां पे ग्लैमर बहुत ज्यादा है। अगर इस तरह से एक जो जिसे कहते हैं फेवर्ड ऑफिसर्स, वो एक पोस्ट में हमेशा एक लाइन ऑफ पोस्टिंग में रहेंगे, कैटेगरी ऑफ पोस्टिंग में रहेंगे, यानी हाईली सेंसिटिव और ग्लैमरस पोस्टिंग, और बाकी ईमानदार लोग हमेशा साइड ब्रांच में रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है कि पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड जो बना है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है एक्चुअली में। अब जैसे कि हमने शीना बोरा केस में देखा कि एकाएक एक दिन पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया गया। राकेश मारिया पुलिस कमिश्नर थे, और चीफ मिनिस्टर ने कहा भी भाई ये ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, और बाद में ये केस जो है सुप्रीम को, ये सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए क्यों नहीं उस समय स्टेट सिक्योरिटी कमीशन आया? पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड ने उसको क्यों नहीं देखा? ये चीफ मिनिस्टर जिनका काम है सिर्फ उसका सुपरविजन करना, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फोर्स देखना, उनका कोई रोल ही नहीं है कि शीना बोरा केस में इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रहा है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो लोग हैं एक तरह से जजेस की तरह है, और जजेस के काम में जैसे दखल अंदाजी नहीं की जा सकती, नहीं हो सकती थी, फिर भी दखल अंदाजी हुई, और पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड ने रबर स्टैंप लगा दिया कि पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर जो है एकाएक, सुबह उनका ऑर्डर आया और दोपहर तक बोला कि आप जो है चार्ज छोड़ दीजिए। ये क्या एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड का काम है? एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाती है, मिला, और उनको इनपुट किसने दिया? इसी पे अगर एक तफ्तीश हो जाए कि राकेश मारिया का ट्रांसफर किस तरह से, किस परिस्थिति में हुआ, किसने कहा, और पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के लोगों का अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब समझदारी इस बात में है कि अगर कोई सिस्टम फेल हो चुका है तो इस सिस्टम को सही करना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ कई कानून बने और हमको लगता है कानून हुए अच्छे के लिए, लेकिन नतीजा उनका अच्छा नहीं हुआ, कई जगह नतीजा बुरा हो गया। अब समझिए आरटीआई कानून है, बहुत अच्छा कानून है, सरकार ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शक होनी चाहिए, कोई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो तुरंत जो है फाइलों में विदित हो जाएगा, हर चीज सामने आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया कानून है। लेकिन उस कानून का नतीजा क्या हुआ?
हर चीज जब पारदर्शी रूप से जनता के समक्ष आ रही है तो फिर करप्शन खत्म हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी पूरी तरह से हर जगह करप्शन इतना ज्यादा व्याप्त है आरटीआई होने के बावजूद। क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ क्योंकि आरटीआई कानून के तहत जब हरेक की जो है पोल खुलती चली गई तो अधिकारियों की चमड़ी जो है मोटी हो गई, मोटी चमड़ी के हो गए। उन्हें बोला हाँ मैंने करप्शन किया है, जो करना है कर लो। और जब ये एक हो गई कि जिसे कहते हैं सेंस ऑफ इंप्यूनिटी, अगर एक फीलिंग ऑफ इंप्यूनिटी यानी अगर एक पनिशमेंट का डर, एक सजा का डर लोगों के दिमाग से निकल गया, अधिकारियों के दिमाग से निकल गया, तो एक भयभीत भ्रष्टाचारी जो है निर्भीक भ्रष्टाचारी हो जाता है। अब भयभीत भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो वो चारों तरफ देख के करेगा, देखो कोई मुझे देख तो नहीं रहा, देख तो नहीं रहा, वो छुप के करेगा। लेकिन खुले आम अगर छाती ठोक के कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो अगर छुप के डर के काम करेगा, अगर उसने मान लीजिए एक्स अमाउंट घूस का कमाया तो अगर वो बेछूट हो जाएगा तो वो 10x कमाएगा। और उसका सिंपल से अर्थमेटिक मैथमेटिक्स उसका सही है कि अगर मैं 1x कमा रहा हूं और मैं मुफ्त में पोस्टिंग पा रहा हूं और मैं डर के काम कर रहा हूं, अगर मैं 10x कमाऊंगा उसमें से अगर मैंने 2x 3x पैसा जो है बांट दिया अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर में, या उन वो राजनेता जो पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, तब भी मेरे पास 6x या 7x बच रहा है। तो कहां पे डर के आप भी 1x कमा रहा है, अब जो है वो 7x कमा रहा है। तो इस तरह का जो एक फिनोमिनन आ गया, ये एक अदृश्य फिनोमिनन है जो कि हम लोग महसूस करते हैं। आज की तारीख में किस तरह से पुलिस केस कर रही है, किस तरह से टारगेट लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हर जगह पुलिस स्टेशन में वसूली एजेंसीज का काम कर रहे हैं। किसी का लोन फंसा हुआ है, पैसा दिलाना है, 25%, 20%, 30% पे काम होता है कि तुम्हारा अगर 10 करोड़ रुपए किसी ने लिया हुआ है, लौटा नहीं रहा, चलो मैं जो हूं पुलिस की पावर यूज करके लौटवाता हूं, उसमें से जो है 3 करोड़ रुपए मेरा हो जाएगा। इस तरह के हजारों हजारों केसेस सामने आ रहे हैं जो कि हम अपनी नजरों से देख रहे हैं। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अब कहानी सुन लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है कि अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है तो उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। यानी भी कोई भी केस शेड्यूल्ड ऑफेंस में आता है, जैसे चीटिंग हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, फोर्जरी हो गया, बैंक के घोटाले हो गए, इस तरह के बहुत सारे रोज केसेस जो है रोज आते रहते हैं। अब जैसे कि शीना बोरा के ये जो है रिया चक्रवर्ती के केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने बिहार में कोई एफआईआर करा दी, कह दिया कि रिया चक्रवर्ती ने जो है उनके अकाउंट से पैसे निकाले, यानी एक फाइनेंशियल घोटाला किया है, उस पे ईडी आ गई, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस कर दिया। लेकिन आज हजारों हजारों केसेस ऐसे हैं जो रोज पुलिस रजिस्टर करती है। करप्शन के केसेस रजिस्टर करती है एंटी करप्शन ब्यूरो, चीटिंग के केसेस पुलिस अक्सर करती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केस करते हैं, वहां तो ईडी कभी नहीं आती। तो अगर देश में कानून का राज है तो फिर कैसे ये इस तरह की भिन्नता होती है कि क्या ये यही है कि अगर 10,000 मनी लॉन्ड्रिंग के केस हो रहे हैं तो उसमें से 10 केस या 20 केस या 50 केस साल में अगर ईडी करती है तो 10,000 केसेस में 50 केस वो कैसे चुनती है? इसका कोई इंस्ट्रक्शन है? अगर है कुछ गाइडलाइंस तो ये इंटरनल गाइडलाइंस होंगी। लेकिन चूंकि ये केसेस जो है पब्लिक के राइट्स को अफेक्ट करता है तो इस तरह की गाइडलाइंस पब्लिक को मालूम होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की अगर गाइडलाइंस होंगी भी तो काम नहीं करती, क्योंकि ईडी अगर एक छोटा सा केस, सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने कहा कि रिया चक्रवर्ती जो एक साधारण सी लड़की लगती है, वो अपने उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के केसेस का घोटाला कर सके, और उसके बाद उसमें ईडी टपकाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया, रोज उसको समन किया जा रहा है। अंततः खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चूहिया भी नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला और कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बन पाया। और यहाँ पे हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए के केसेस जो हैं रोज रजिस्टर होते हैं और ईडी जो है पूरी तरह से नदारत है। पुलिस भी वैसी है, ईडी भी है। रोज हम देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को टारगेट कर रही है, किसी ने कुछ किया उसको जो है टारगेट कर दिया। अब एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिव इक्वालिटी का,
यानी कि आप नेगेटिव वे में आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप एक हाईवे में जा रहे हैं और गाड़ी जो है आपकी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर की है, और जैसे मुंबई पुणे हाईवे में मान लीजिए 100 किलोमीटर की लिमिट है। अब हर कोई जो है 80 किलोमीटर जैसे कोई पालन ही नहीं करता है, हर कोई 110 पे जा रहा है, 120 पे जा रहा है, 140 पे जा रहा है, 150 पे जा रहा है, और उसके बाद अगर किसी को टारगेट करना है तो हम बोलेंगे ये इस गाड़ी को टारगेट करना है क्योंकि ये गाड़ी वाला जो है वो हमारा दुश्मन है, या हम उसका चेहरा हमको पसंद नहीं है, और उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया जाएगा, उस गाड़ी को पकड़ लिया जाएगा कि तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। उसके बाद उसमें नमक मिर्च लगा दिया जाएगा कि तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, उससे किसी की मौत हो सकती है। अगर किसी की मौत हो सकती है तो इट इज एन अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इस तरह से अगर तिल का ताड़ बनाएं और इस तरह से अगर आप किसी को पॉइंट आउट करके कर रहे हैं, केसेस बना दें, तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग एक तरह से एक वायरस की तरह है, जैसे वायरस फैलता है उसी तरह से दुरुपयोग भी फैलता चला जाता है। अगर एक व्यक्ति को उन्होंने वायरस की तरह टारगेट किया तो ये नहीं कि पुलिस पूरी तरह से लॉयल है और हमेशा जो है वही वायरस जो है उसका जो है वो वही करेंगे और बाकी में नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि पुलिस वाले भी उन्हीं उसी तरह से शातिर है जैसे कि शातिर लोग पुलिस वालों को जो है आदेश देते हैं। तो अगर आदेश देने वाला शातिर है तो आदेश लेना वाला भी शातिर है। एक दिन उसने आदेश दिया, अगले 100 दिन उसके हैं, फिर वो अपने लेवल पे तमाम टारगेट के केसेस बनाने लगेगा, इसको टारगेट करेगा, उसको टारगेट करेगा, केस बनाएगा, तिल का ताड़ बनाएगा, बात का बतंगड़ बनाएगा, और इसकी तरह से इसका अल्टीमेटली परेशानी क्या होगी, जनता की हो गई। अब प्रश्न ये है कि पुलिस अगर इंडिपेंडेंट वे में काम करेगी तो वो मेरिट के आधार पे करेगी, अगर उसको किसी पे केस बनाना है तो वो बिना टारगेट किए हुए मेरिट के आधार पे उस पे केस बनाएगी। यही एक रूल ऑफ लॉ कहता है और यही इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहती है। लेकिन इस तरह से पूरी की पूरी तरह से इसका जो है उल्लंघन हो चुका है। अब इसकी सुधारना कैसे की जाए? एक इसी तरह का जैसे प्रकाश सिंह जी का जजमेंट आया था, उसी तरह से जजमेंट एक आया था आईएएस ऑफिसर्स के बारे में, और टीएसआर सुब्रमण्यम जो थे काफी फेमस रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो भी काफी एक्टिविस्ट हैं, टीवी चैनल के डिबेट्स में देखते हैं, और उन्होंने एक किया आईएएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफर के बारे में क्या गड़बड़ चलती है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस तरह से पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बना उसी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बनेगा जो कि आईएएस ऑफिसर्स के पोस्टिंग और ट्रांसफर को डील करेगा। लेकिन वहां भी पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने वही गलती कर दी जो कि प्रकाश सिंह जी के जो केस है उसमें गलती की, क्योंकि बोर्ड का मेंबर कौन है? बोर्ड में अगर 3 मेंबर हैं तो 3 मेंबर में कौन है? चीफ सेक्रेटरी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, और एक कोई और विभाग का सेक्रेटरी है। अब 3 सेक्रेटरी जिनकी नकेल चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, अब ये तीनों लोग अगर बोर्ड के मेंबर हैं तो वो कैसे इंडिपेंडेंटली काम करेंगे? और जिसे कहते हैं कि हर व्यक्ति के आज एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे सॉफ्ट टारगेट ब्यूरोक्रेट होता है। अगर आपने उसको इंडिपेंडेंस दे दी तब भी चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, कुछ भी उसके ऊपर जो है उसके ऊपर हर एक के दामन में दाग है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम इतना शिथिल हो चुका है कि कोई भी ऑफिसर हो उसमें कहीं ना कहीं उसकी अगर आप खामियां खोजने जाएंगे, अगर उसके कुछ भी उसके मिसकॉन्डक्ट खोजने जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर कोई ब्यूरोक्रेट ने मुख्यमंत्री या बाकी सीनियर मिनिस्टर्स के अनुसार काम नहीं किया तो उसको टारगेट कर देंगे, और उसकी अंदर कितनी सारी चीजें हैं जो वो कहीं भी टारगेट करके उसका नुकसान कर देंगे, और बाद में कुछ नहीं तो उसका ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी तरह से जो आईएएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बना था वो भी पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है और महाराष्ट्र में जैसे है एक गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर एक्ट, उस एक्ट के तहत अगर उनको काम करना है तो फिर अगर सरकार बदलती है तो ऑफिसर्स की कैसे पोस्टिंग बदल जाती है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू बी अ स्टेबल इंस्टीट्यूशन, उसका किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी से कोई उसका लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह सरकार जो भी रहे, जो व्यक्ति ब्यूरोक्रेट आईएएस अफसर अपनी सीट पे बैठा हुआ है वो मेरिट पे काम करेगा और उसका जो है पॉलिटिकल चेंज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तब भी अगर कांग्रेस की सरकार जाती और बीजेपी की सरकार आती है
तुरंत एक ट्रांसफर की लिस्ट निकलने लगती है। बीजेपी की सरकार जाती है, कांग्रेस की आती है, या सेना की आती है, या बीजेपी की सरकार आती है, तो फिर एक ट्रांसफर की लिस्ट आने लगती है। तो इस तरह से जैसे सरकार बदलती है, ट्रांसफर एकाएक होने लगते हैं। अगर बोर्ड इंडिपेंडेंट है तो फिर ये इस तरह का ट्रांसफर किस तरह से होता है? ये तो एक सादी समझदाने की बात है कि इंडिपेंडेंट इतना बड़ा बोर्ड क्रिएट हो गया, और हर पॉलिटिकल पार्टी का जब ट्रांसफर चेंज होता है तो उनका ट्रांसफर होने लगता है। इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स बोर्ड को बोलते हैं कि तुम यहां पे साइन करो। यानी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड ले लीजिए, या आईएएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग ट्रांसफर बोर्ड ले लीजिए, ये लोग वहां साइन करते हैं जहां उनको कहा जाता है साइन करने के लिए। और अगर इतना हाई लेवल का बोर्ड इस तरह से अपनी स्वेच्छा पूरी तरह से एक उसको सरेंडर कर देता है, उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है, वो खुद आत्मसमर्पण नहीं करता, वो पूरे अपने विवेक को मंत्रियों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और इस तरह का आत्मसमर्पण किया हुआ व्यक्ति यदि सरकार की नकेल अपने हाथ में रखा है, ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी चला रहा है, तो सरकार का क्या होगा? कोई भी सोच सकता है कि उस सरकार का कुछ ज्यादा नतीजा नहीं निकलेगा। और इसीलिए आज ये जरूरी हो गया है कि प्रकाश सिंह जी का जो केस है और जो टीएसआर सुब्रमण्यम का केस है, ये दो एक तरह से फाउंडेशन है, एक नींव है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की। और नींव में अगर थोड़ी भी गलती हुई तो पूरा ढांचा जो है गिर जाता है। और सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि ये दोनों बोर्ड्स, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, आईएएस ऑफिसर्स के जो ट्रांसफर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का बोर्ड, और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, इन स्टेट सिक्योरिटी कमीशन में तो चलिए कुछ इंडिपेंडेंट लोग हैं, लेकिन मेन जो है पोस्टिंग ट्रांसफर होता है। और अगर ये पोस्टिंग ट्रांसफर वाले व्यक्ति वही व्यक्ति हैं जिनकी नकेल सरकार के हाथ में है, जो सरकार के अंडर में है, तो ये बोर्ड सब निष्क्रिय हो जाते हैं। ये फायदा कम करेंगे, नुकसान का ज्यादा करेंगे। क्योंकि पहले तो कम से कम जो आदमी जो सिस्टम चला रहा था बिना बोर्ड के, वहां पे पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी एक सिस्टम से कि ठीक है, उन्होंने प्रपोजल दिया, चीफ मिनिस्टर जिसको चाहे उस तरह से पोस्टिंग ट्रांसफर करता था क्योंकि उसका अधिकार था। आज चीफ मिनिस्टर अगर बोर्ड के पीछे जो है बोर्ड को आगे करके वो दिखाता है कि ये इंडिपेंडेंट लोगों का जजमेंट है, जबकि डिसीजन है, जबकि वो उसके खुद का डिसीजन है, तो ये नुकसान क्या, ये तो पहले से भी बद से बदतर परिस्थिति का निर्माण करता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो बोर्ड के मेंबर्स ने पॉलिटिशियंस के सामने अगर आत्मसमर्पण कर दिया, तो वो बोर्ड का आदमी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लायक नहीं रह सकता। लेकिन वही जो है फिर एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वही अपना एजेंडा चलाता है। और इसीलिए आज जरूरी है ये दोनों जजमेंट जो है रिकॉल किए जाए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को साफ कहना चाहिए कि जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के मेंबर्स हैं और जो आईएएस अफसर्स के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, ये सब इंडिपेंडेंट एंटिटीज होना चाहिए। ये लोग टोटली अलग होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी उसमें नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपना इनपुट्स दे सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, इस पोस्ट में चाहिए, उस पोस्ट में चाहिए। लेकिन जो निर्णय लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित, ईमानदार और सक्षम लोग, जैसे कि जजेस हो गए, रिटायर्ड जजेस हो गए जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है ईमानदारी की, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो गए जिनकी बहुत अच्छी है, एकेडमिशियंस हो गए जो पूरी बुद्धिमत्ता जो है समाज की वो चलाते हैं एजुकेशनल सेक्टर से। ऐसे अगर 4-5 लोगों का एक बोर्ड बनाया जाए जो कि सरकार के अंडर नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी पे नहीं रहता, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स की मेहरबानी पे नहीं रहता, ऐसा अगर बोर्ड बनाया जाए तो मुझे लगता है कि कुछ जो है इसमें परिवर्तन की गुंजाइश है। अन्यथा जैसे मैंने कहा कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं, रेमेडी इज वर्स देन द डिजीज। तो जो हमारी रेमेडी है आज और खराब हो चुकी है। आरटीआई एक्ट ने लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को मोटी चमड़ी का बना दिया, उनको किसी बात की चिंता नहीं है। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के मेंबर्स ने अपना विवेक, अपना पूरा का पूरा डिस्क्रेशन वो राजनेताओं के सामने पूरी की तरह से सरेंडर कर दिया, ये दिखाते हुए कि बोर्ड एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है, लेकिन असलियत में वो पूरी की पूरी तरह से अंदर से खोखला हो चुका है। तो इस खोखलेपन को हटाने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत जरूरी है। जैसा कहते हैं
1000 बेईमान आदमी चलेगा, लेकिन एक 1000 बेईमान मातहत चलेगा, लेकिन एक उसका जो बॉस है वो नहीं चल सकता। एक आदमी हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और 5 करोड़ लोग मारे गए। तो जो सीनियर ऑफिसर्स है उसका रोल बहुत ही अहम हो जाता है, और हमको ऊपर जो है सफाई करनी है। एक बार अगर ऊपर सफाई हो गई तो नीचे अपने आप जो है वो सफाई हो जाएगी, और वो तभी हो पाएगा अगर ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स इसी आधार पे चलें, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी निर्णय लेने वाले लोग हैं वो सरकार के अंडर में नहीं होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अगर सरकार के अंडर में नहीं रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो फिर काफी कुछ जो है इसमें वो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात दूसरी है कि आज किसी को पनिशमेंट का डर नहीं है। कोई भी पुलिस वाला किसी को कुछ भी कर दे, जेल में डाल दे, झूठा केस बना दे, आदमी लड़ता रहेगा, लड़ते लड़ते थक जाएगा, किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, सबकी जेब चली जाती है। अब जैसे कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रिटायर हुआ, उसने वीआरएस लिया। अब रिटायर होने के बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की कि मेरी 35 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब 35 करोड़ की प्रॉपर्टी, सबको पता है उसको हमेशा अच्छी पोस्टिंग, जहां चाहे वहां पोस्टिंग। अब इस तरह के एक नहीं अनेक ऑफिसर्स हैं, इतनी सबकी प्रॉपर्टी इकट्ठा होती जा रही है। इसका मतलब ही है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अगर सिस्टम काम कर रहा होता तो एक इंस्पेक्टर जो है, एक सब इंस्पेक्टर है, दरोगा जिसे कह लीजिए, उसकी क्या है, एक अगर समझिए कि एक किसी डिग्री कॉलेज में एक क्लर्क है, और क्लर्क से बढ़ता बढ़ता जो है वो हेड क्लर्क हो गया या सेक्शन ऑफिसर हो गया, तो वहीं तक उसकी औकात है। लेकिन वो पुलिस में है तो 20 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की संपत्ति बता देगा, और उसकी वाइफ नौकरी कर रही है, यहां से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है। और वही उसी तरह का व्यक्ति, एक बता दीजिए, अगर किसी डिग्री कॉलेज में काम कर रहा है, किसी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, तो क्या कभी उसके पास इतना भी पैसा होगा कि शायद ही वो कार खरीद सके? वो तो जनरली उसकी जिंदगी चली जाएगी स्कूटर और मोटरसाइकिल में ट्रैवल करते हुए। ये चीज जो है ये लक्षण है, और लक्षण देखना और समझना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है। आपको किसी के ऊपर भी केस करना है, पहले उसकी परमिशन चाहिए, और सबको पता है आजकल करप्शन हाथ मिला के हो रहा है। अगर नीचे का ऑफिसर ऊपर के साथ ऑफिसर के साथ हाथ मिला के काम कर रहा है, तो इस तरह की परमिशन का अर्थ ही क्या होता है? और आज तक बताइए कि किसी को हमने करप्शन केस करने की परमिशन मांगी हो, तो कभी शायद ही कभी 10 में 20 केस में अगर वो न्यूट्रल है तो कभी परमिशन आ जाए, और उसके बाद परमिशन ही नहीं दे सकते। और आपको अगर तफ्तीश करने के लिए परमिशन चाहिए, तो तफ्तीश तो तब हम परमिशन के लिए मांगेंगे जब हम तफ्तीश थोड़ा कर सकें। जब अब हम परमिशन मांगेंगे, बोलेंगे सबूत क्या है? अरे सबूत तो तब इकट्ठा होगा जब तफ्तीश शुरू होगी। जिसे कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आप तफ्तीश करेंगे तब सबूत मिलेगा, और आप क्या बोलते हैं कि आप सबूत दिखाइए तब हम तफ्तीश का ऑर्डर देंगे। तो इस तरह की अनेक इलॉजिकलिटीज चलती जा रही हैं। अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं बार बार यही दोहराऊंगा कि जब तक जो पुलिस की पोस्टिंग ट्रांसफर राजनेताओं के हाथ में है, या वो ऑफिसर्स राजनेताओं के अंडर में है, तब तक कुछ नहीं होगा। तब परिस्थिति और खराब हो जाएगी। जैसी परिस्थिति पहले थी उससे और ज्यादा बदतर हो जाएगी, जो कि हो रही है, हम सब देख रहे हैं। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा प्रकाश सिंह जी से, टीएसआर सुब्रमण्यम जी से, और उनके तरह जो अनेक और व्यक्ति हैं, एक बार जाके जो है पुलिस सुप्रीम कोर्ट में जाके इस बात को रिविजिट करें कि क्या उन्होंने जो जजमेंट दिया था वो सही था कि नहीं। मुझे आज भगवान जी रयानी जी ने, जो कि जिनका मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूं, उन्होंने अपना जीवन जो है पूरी की पूरी तरह से एक रिफॉर्म करने में जो डेडिकेट किया है, उनकी मैं पैशन देखा हूं, उनकी भावना देखता हूं, उनका पूरा दिलो दिमाग से उन्होंने ये किया है। मैं उनका अत्यंत आभारी हूं कि इस क्षेत्र में वो चेष्टा कर रहे हैं। और मैं मिस्टर प्रवीण पटेल का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप किया, और ये आज का जो वेबिनार है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद।